This conference will now be recorded. ठीक है, तो इलेक्शन रिलेटेड प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में है, जैसा कि आपको पता है, और इसके जो रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, संबंधित जो अनुच्छेद हैं, वो 324 से 329 तक हैं, है ना, 329 तक। स्क्रीन में केवल 28 दिखाई दे रहे हैं, 329 भी दिख रहा है, ठीक है। तो 329 324 में जो इलेक्शन का काम है, वो काम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को देता हुआ दिखाया गया है। सुपर इंडिपेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन, यानी चुनाव को कराने की जिम्मेदारी, चुनाव को निर्देश देने की जिम्मेदारी, नियंत्रित करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास दे दी गई है ना। 325 कहता है कि किसी भी आदमी को उसके धर्म, प्रजाति, भाषा या लिंग के आधार पर हम उसे वोट देने से नहीं रोकेंगे, ठीक है। 325 की बात है। 326 में इलेक्शन कमीशन कौन कौन से चुनाव कराएगा, ये मेंशन साफ साफ किया गया है, ठीक है। और बताया गया है कि ये एडल्ट सफरेज होगा, यानी इसको ही हम वयस्क मताधिकार कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, आर्टिकल 326। 327 में इलेक्शन कैसे होंगे किसी भी बॉडी के, इसको लेकर कानून बनाने का काम संसद करती है, 327, ठीक है। और 328 में संसद के पास ये अधिकार है कि वो राज्यों में विधानसभा में चुनाव कैसे हों ये बताए, और अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को लेकर कौन सा कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है, इस चीज की जानकारी मिलती है, ठीक है। आर्टिकल वाइज तो फिर ऐसा लग रहा है कि टॉपिक बहुत स्ट्रेट है और सीधा है और खत्म हो गया, लेकिन आर्टिकल रटने तो पड़ेंगे ही। तो 324, 326 इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं, बाकी भी समझने के लिए बहुत अच्छे आर्टिकल, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम सीधा इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करेंगे और इसकी हिस्ट्री से शुरुआत कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की हिस्ट्री 1950 से शुरू होती है और जब संविधान बन गया तब 25 जनवरी को इसकी कहानी शुरू हुई, ठीक है। तब से यहाँ लेकर आज तक एक लंबी दूरी तय की है संविधान चुनाव आयोग ने, अपने अंदर भी और अपने काम को लेकर भी। तो सबसे पहले हम इसकी कंपोजिशन देख लें अगर, तो कंपोजिशन हम देखेंगे कि इस समय 3 मेंबर ऑटोनोमस बॉडी है ये, जिसमें जो हेड है उसको सीईसी कहा जाता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और बाकी दो को इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, ठीक है। ये प्रावधान जो 3 का है वो पहले नहीं था, उसके लिए 89 में चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 किया गया, जिसके बाद अब इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया है, ठीक है। पहले ये 1 सदस्यीय रहा है, अब 3 सदस्यीय है। ये कमीशन का कंपोजिशन, ठीक है। जो हम पीछे पढ़कर आए हैं वही चीज यहाँ आर्टिकल 312 में आपको दिख रही होगी, सॉरी 324 में आपको यही दिख रही है यहाँ पर, तो वही चीज लगभग रिपीट हुई है।
ठीक है, अगली स्लाइड की तरफ चलें। तो आई होप ये लिखेंगे, नोट कर लेंगे आप सब लोग इस चीज को, कंपोजिशन को और कैसे हुआ है इस चीज को भी। अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट है सभी तीनों व्यक्तियों की। टेन्योर की बात करेंगे तो 6 ईयर क्या है, एज वाइज बात करेंगे 65 ईयर की एज है। ठीक है, और जहां तक स्टेटस की बात है तो कहा जाता है कि सबका स्टेटस एक जैसा है और ये पता लगता है कि इनके सैलरी वगैरह कैसी हैं, इससे सब इक्वल हैं इस रेंज में, इसलिए सबका स्टेटस सेम है। अधिकारों को लेकर थोड़ा सा अंतर है, लेकिन फिर भी कोर्ट मानता है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिसीजन भी दिए हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे उस पॉइंट को। ठीक है, और इनका जो स्टेटस है वो पॉइंट नंबर 3 है, सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट माना गया है। ठीक है, और जो अगर अगर यदि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर स्टेटस है तो जो हटाने की प्रोसेस है वो भी वही होनी चाहिए। तो आप इस वाले पॉइंट में देखेंगे कि उनको रिमूवल की प्रोसेस भी दे दी गई है, और वो कैसी है, जैसे कि किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये जो हटाने की प्रोसेस है वो केवल सीईसी के लिए है। जो मेन बॉडी है, प्रिसाइडिंग बॉडी है, उसको हटाने के लिए है, बाकी 2 मेंबर्स को इस प्रोसेस से नहीं हटा सकते आप। क्लियर है, ये केवल सीईसी को हटाने की प्रोसेस है। ठीक है, तो बाकी 2 कैसे हटेंगे उन्हें भी आप देखें। तो उसमें सीईसी रिकमेंड करेगा और प्रेसिडेंट उसे हटा देगा। तो राइट हैंड के पॉइंट में देखेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। प्रेसिडेंट हटाएंगे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पर ही वो हटाया जा सकता है। क्लियर है, तो ये उनका कॉन्स्टिट्यूशन है तीनों मेंबर्स का। ठीक है, थोड़ा सा और आगे देखें तो मेन चीज फंक्शंस को लेकर ही है, और फंक्शन को आप तैयार करेंगे। पहला फंक्शन है जो कि आर्टिकल 324 में ही आपने देखा था, सुपरिटेंडेंट डायरेक्ट एंड कंट्रोल द एंटायर प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन। तो इलेक्शन कमीशन का मुख्य काम क्या है, इलेक्शन कराना है। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कि इलेक्शन किस किस का कराना है, तो पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट का मतलब क्या हुआ, संसद के दोनों सदनों का, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी। दूसरा, लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, राज्य की विधानमंडलों का। यदि विधानसभा है तो विधानसभा का, और विधान परिषद है तो विधान परिषद का भी। तो सब राज्यों में चूंकि विधान परिषद नहीं है, इसलिए कुछ राज्यों में केवल विधानसभा का और कुछ राज्यों में दोनों का, विधान परिषद का भी। ठीक है, काउंसिल का। तीसरा है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। इस तरह से इलेक्शन कमीशन अभी तक यही 3 चुनाव कंडक्ट करा रहा है। 3 इंस्टीट्यूशनल बॉडी है ना, जिनके चुनाव कंडक्ट करा रहा है। किस तरह के चुनाव कराता है, तो वो भी पॉइंट नंबर 3 में है। जनरल इलेक्शन कराता है और बाई पोल भी कराता है। ठीक है,
तो जनरल इलेक्शन का मतलब आम चुनाव होते हैं। आम चुनाव का मतलब जब सरकारें अपना 5 साल का टर्म पूरा कर लेती हैं, तो टर्म पूरा करने के बाद जो इलेक्शन कराए जाते हैं वो सामान्य चुनाव होते हैं, आम चुनाव कहते हैं उनको, जनरल इलेक्शन। ठीक है। बाई इलेक्शन का मतलब है कि ड्यूरेशन के बीच में अगर कोई वैकेंसी हो जाती है किसी पोस्ट की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, तो आप क्या करा लेंगे, बाई इलेक्शन करा लेंगे। ठीक है, चलिए आगे के देखते हैं और क्या काम करता है। इसका अगला काम है पॉलिटिकल पार्टीज को पहचानना और उनको स्टेटस देना। स्टेटस का मतलब नेशनल पार्टी बताना, राज्य स्तरीय पार्टी यानी स्टेट पार्टी बताना, और क्षेत्रीय पार्टी के रूप में बताना। ठीक है। उसके लिए उन पार्टीज को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी जो आगे के स्लाइड्स में है। उन शर्तों को पूरा करने के बाद इलेक्शन कमीशन उन्हें वो स्टेटस दे सकता है। और जब स्टेटस मिलता है तो उसके साथ बहुत सारी चीजें मिलती हैं। उस चीज में एक चीज है, उनको पार्टी का, उस पार्टी को अपना इलेक्शन सिंबल भी मिल जाता है। इलेक्शन सिंबल मिलने का मतलब है कि उस सिंबल को कोई और पार्टी या और कोई इंडिविजुअल यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है। चलिए, बदले में पार्टियां क्या करती हैं, अपनी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, उस संबंध में अपनी रिपोर्ट या अपना जो ऑडिट है वो सब इलेक्शन कमीशन को सबमिट करते हैं। टैक्स रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है टू गिव क्रेडिट टू पॉलिटिकल पार्टीज। जैसे मैंने कहा, अगर किसी पार्टी को स्टेटस मिल जाता है तो चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक खर्च भी मिलते हैं। क्लियर है बात? ठीक है। एक पॉइंट यहाँ अगर आप चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 था, अगर आप देख पा रहे हैं तो, जैसे जनरल और बाई इलेक्शन। तो जनरल इलेक्शन मैंने बताया कि टर्म पूरा करने के बाद होते हैं। बाई इलेक्शन यदि किसी मेंबर की डेथ हो जाए, रिजाइन हो जाए या वो डिस्क्वालीफाई हो जाए तो हम बाई पोल या बाई इलेक्शन कहते हैं उसे। ठीक है। और यदि संसदीय भंग हो जाए कार्यकाल से पहले, 5 साल के कार्यकाल से पहले संसद 3 साल में अगर भंग हो जाती है, 4 साल में भंग हो जाती है, 1 साल में भंग हो जाती है, डिसॉल्व होती है, तो फिर इलेक्शन होंगे। उन इलेक्शंस को क्या कहा जाता है, तो आप जवाब देंगे मिड टर्म इलेक्शन। मिड टर्म यानी बीच में ही चुनाव कराने पड़े, मध्यावधि चुनाव कहते हैं उनको। तो तीनों चुनावों में फर्क है, जनरल, बाईपोल और मिड टर्म। एनीवे, हम वापस आ रहे हैं अपने पॉइंट नंबर 7 पर, और वो है द कमीशन ऑल्सो हैज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। यानी लोक चुनाव आयोग सलाहकारी काम भी करता है, और वो क्या है वो आप जरूर देखेंगे कि अगर किसी इलेक्शन के बाद किसी मेंबर का डिस्क्वालिफिकेशन किसी भी वजह से अगर होता है, ठीक है, चाहे वो पार्लियामेंट का हो चाहे वो स्टेट का हो, याद रखना मेंबर पार्लियामेंट का या स्टेट का होना चाहिए। जबकि इलेक्शन किसके करा रहे हैं, वो पार्लियामेंट स्टेट के अलावा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के करा रहे हैं। तो यहाँ मसला एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में केवल पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव में, यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के लिए नहीं है। तो उनका अगर डिस्प्यूट होता है
पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का, तो उसमें वो एडवाइजरी देता है सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। तो लेकिन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की डिस्प्यूट के रिगार्डिंग में वो कोई रिकमेंडेशन नहीं देगा, वो सुप्रीम कोर्ट का अपना निर्णय है। और आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट का वो प्राइमरी या इनिशियल ज्यूरिसडिक्शन भी था, ठीक है। इसके बाद चुनाव के दौरान जो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसको हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसको हम चुनाव आचार संहिता कहते हैं, उसको लगाना और उसके पालन की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है, ठीक है। नेक्स्ट, और उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए चुनाव आयोग के पास पर्याप्त पावर है, और इन पावर में अगर कहीं उसे फोर्स की पावर चाहिए तो वो पावर प्रेसिडेंट और गवर्नर से उन इलेक्शन में प्रोवाइड कराते हैं। ये यहाँ प्रेसिडेंट और गवर्नर की ड्यूटी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए वो उन्हें पावर प्रोवाइड कराए। अगला काम जो है वो सीट्स लिमिट टू कैंपेनिंग एक्सपेंडिचर पर कैंडिडेट, ये भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है कि चुनाव आयोग प्रत्येक प्रत्याशी के लिए अलग अलग चुनावों में अलग अलग अमाउंट डिसाइड कर देता है, जो बदलता रहता है ना, महंगाई के अकॉर्डिंग। तो कितना खर्च किया है, खर्च की लिमिट भी वो तय करेगा, ठीक है। लास्ट जो है जनरल रूल्स ऑफ इलेक्शन, वो क्या है वो भी थोड़ी देर में देखने वाले हैं, है ना, ठीक है। फिर ठीक है, अगर आपको अब यहाँ मेंस के लिए क्वेश्चन लिखना है तो ये है वो अलग पैटर्न जो मेंस के लिए काम आएगा आपका, कि कमीशन के काम को आप दो भागों में डिवाइड कर देंगे, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन और क्वासी जुडिशियल फंक्शंस। ये मेंस की प्रेजेंटेशन हो गई आपके लिए। तो फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि एडवाइजरी जो जुरिसडिक्शन है ना, वो पोस्ट इलेक्शन में दिखाई देगी, कब, पार्लियामेंट और स्टेट के लिए, ठीक है। फिर क्वासी जुडिशियल भी है। क्वासी जुडिशियल का मतलब है, जो आप यहाँ देखेंगे कि अगर कोई इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट्स है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अगर रेफर करते हैं कमीशन को कि वो अपना ओपिनियन दे, क्वेश्चन है अगर कि मेंबर डिस्क्वालीफाई या क्वालिफाइड है, तो कमीशन क्या करेगा, अपनी जजमेंट देगा, कब, अगर मेंबर क्वालिफाई या डिस्क्वालीफाई का पॉइंट आता है तो। और वो जो जजमेंट होगी कमीशन की, वो कैसी है, उस मैटर पर, उस विषय पर बाइंडिंग होती है ऑन द प्रेसिडेंट। यानी प्रेसिडेंट को अगर कोई डिसीजन लेना है तो वो क्या होगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग होती है, और अगर स्टेट इलेक्शन एमएलए या एमएलसी का इश्यू है तो गवर्नर के लिए बाइंडिंग हो, ठीक है। ये है उसकी क्वासी जुडिशियल, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि कौन कौन से कमीशंस क्वासी जुडिशियल पावर लेकर चलते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आपने कल फाइनेंस कमीशन देखा था, तो वो क्वासी जुडिशियल नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई काम वो नहीं कर रहा जिससे किसी मेंबर का जजमेंट, किसी मेंबर की लाइफ या उसके प्रोसेस में जजमेंट आ जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन जजमेंट देकर किसी मेंबर को क्वालिफाई और डिस्क्वालीफाई करा सकता है, इस सेंस में वो जुडिशियल पावर रखता है। तो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए क्वासी जुडिशियल पावर आप
इलेक्शन कमीशन के पास मान सकते हैं। ठीक है, अगली पावर भी कमीशन के पास है जुडिशियल पावर में कि प्रोहिबिटेड अ कैंडिडेट हु हैज फेल्ड टू lose an account of his election expense within the time and the manner was set by law। कहने का मतलब कमीशन उस मेंबर को भी डिस्क्वालीफाई कर सकता है जिसने चुनाव के बाद अपने खर्च का ब्यौरा नहीं दिया है। यहां भी उसकी पावर कैसी है, क्वासी जुडिशियल है। क्लियर है? ठीक है, तो क्वासी जुडिशियल का मतलब ये है कि यहाँ पर क्वालिफाई और डिस्क्वालीफाई का डिसीजन देने की क्षमता रखता है, लेकिन उसके लिए कोई पेनल्टी वगैरह देने की क्षमता उसके पास नहीं, पेनल्टी या सजा देने की क्षमता उसके पास नहीं दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, अगला काम भी क्वासी जुडिशियल देखेंगे। द कमीशन हैज आल्सो द पावर टू रिमूव और रिड्यूस द पीरियड ऑफ सच डिस्क्वालिफिकेशन एज आल्सो द डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द लॉ। तो इसका सीधा मतलब है कि जो मेंबर हटाए जाएंगे उसमें उनकी पावर को वो ड्यूरेशन को कम या ज्यादा कर सकता है मेंबर्स की पेनल्टी को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूर आप लिखेंगे और इसी फॉर्म में लिखेंगे, एडवाइजरी एंड क्वासी जुडिशियल फंक्शंस में। ठीक है, अभी तक हम लोग सामान्य काम लिखते आए हैं 1.1 2 3 4, लेकिन आप अब इसको इस कैटेगरी में क्या करें, प्रेजेंट करें वहां पर डेटा को। ठीक है, चलिए, जैसा कि मैंने कहा अभी और आपने यहाँ देखा था कि दोनों का स्टेटस कैसा है, सेम स्टेटस है। अगर आप यहाँ देख रहे हो तो ये जो पॉइंट है सेम स्टेटस वाला यहाँ, ठीक है, उसको लेकर झगड़े हुए और सेम स्टेटस की बात फिर कब फाइनल हुई, जब आपने ये वाले केस देखे। तो इसको ध्यान रखिएगा, इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए ये केसेस रिलेवेंट हैं, आप भी दे सकते हैं। एसएस धनोवा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर डू नॉट अपीयर टू बी प्राइमस इंटर परास, है ना, मतलब उसके पास कोई ऐसी एडिशनल पावर नहीं है जो किसी और के पास है, क्योंकि वो क्या है, फर्स्ट एमंग इक्वल है। ये सिद्धांत होता है कि प्रधानमंत्री जैसा प्राइम मिनिस्टर होता है ना, फर्स्ट एमंग इक्वल, समकक्षों में सुप्रीम है। ठीक है, बट ही इज इंटेंडेड टू बी प्लेस्ड इन ए डिस्टिंक्टली हायर पोजीशन। कहने का मतलब कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो केवल सीईसी लेगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो बाकियों की राय को पास ऑन करे या बाकी की राय को वो सुपरसीड कर सकता है, ऐसा नहीं। इसलिए डिसीजन रखा गया है कि अगर किसी चीज पर डिस्प्यूट होता है इलेक्शन कमीशन में मेंबर के बीच में, तो डिसीजन फिर वोटिंग से होगा, 2-1 से होता है ना। तो वही जो 2-1 है वो ये प्रूव कर देता है कि सीईसी अकेला पावरफुल नहीं है, क्यों अगर पावरफुल होता तो क्या करता, वो सिंगल डिसीजन दे सकता था और दोनों ईसी यानी इलेक्शन कमीशन को माननी होती है बात, लेकिन ऐसा नहीं। किसी भी डिस्प्यूट की कंडीशन में वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद ही फिर वो अप्लाई होगा। दूसरा केस टीएन सेशन के बारे में, जो भारत के चुनाव आयुक्त रहे हैं, और ये वही चुनाव आयुक्त था जिसने चुनाव आयोग को कहा जाता है कि दांत और नाखून दे दिए। दांत और नाखून का मतलब उसको पावर दी, और इतनी पावर दी कि आज इलेक्शन के दौरान सब ईसी से डरते हैं। डरने का मतलब अगर काम अच्छे से नहीं करेंगे तो उन्हें पता है कि इलेक्शन कमीशन कुछ भी कर सकता है उनके साथ। कुछ का मतलब सस्पेंड, टर्मिनेट, जेल, कुछ भी। तो ये है वो टीएन सेशन जिनकी वजह से आज चुनाव आयोग को अपना प्रेजेंट स्टेटस मिला है।
मेनली। तो उसको उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सीसी एंड ईसी आर इक्वल, याद रखना। तो आपको ध्यान रखना है कि सेम स्टेटस का मतलब समझ में आया यहाँ पर कि उनके पास इक्वल पावर है। सीसी इज गिवन द पावर ऑफ रिकमेंडिंग द रिमूवल। एक एक्स्ट्रा पावर सीसी के पास क्या है कि वो बाकी ईसी के रिमूवल की रिकमेंड कर सकता है। ये जो पावर है वो बस एडिशनल लग रही है, और वो भी कब, जब इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए। ये ना हो कि इंटेंशन बदला लेने वाली हो। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कही। ठीक है, अगर वो बदला लेने की स्थिति में है तो सुप्रीम कोर्ट उस पावर को रिव्यू कर सकता है इन द ऑन द बेसिस ऑफ बैड इंटेंशन। क्लियर है। थर्ड है सीईसी कैन नॉट यूज इट्स सुमोटो। सुमोटो का मतलब है खुद से कोई अकेला निर्णय नहीं ले पाएगा। इन केस ऑफ डिफरेंस ओपिनियन ऑफ एनी मैटर, सच मैटर शैल बी डिसाइडेड बाय द ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी। जो मैंने अभी आपको बताया कि 2-1 का जो रेशियो होगा उस बेसिस पर डिसीजंस लिए जाएंगे। ठीक है, और सीसी क्या नहीं कर सकता, उसे ओवरराइड नहीं करेगा। अभी मैंने आपको डिस्कस किया इस चीज को। ठीक है ना, तो ओवरराइड नहीं होगा इसको। खैर, लगे हाथ यहाँ क्वेश्चन देखो कि इंडिया में पहली बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब लागू हुआ पॉलिटिकल पार्टीज पर। तो आप कह सकते हो कि ये 1971 में पहली बार आचार संहिता लगी। ठीक है, आचार संहिता की जहां तक बात है, समझ लो क्या होती है। कुछ क्वेश्चंस बने हैं। आचार संहिता चुनाव आयोग लागू करता है, तो प्रश्न बनता है कब से लागू होती है। तो आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिस दिन चुनाव आयोग डेट डिक्लेयर करता है इलेक्शन की, उस दिन से स्टार्ट हो जाती है और कब तक लगती है, चुनाव का रिजल्ट आने के दिन तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब ये है कि चुनाव आयोग चुनाव के लिए जो भी जरूरी समझे उन पावर्स का यूज कर सकता है। तो उस समय जो स्टेट की या यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर है चुनाव से रिलेटेड, वो इलेक्शन कमीशन के पास आ जाती है। यानी सपोज करो कि स्टेट में इलेक्शन है, तो जो उस समय डीएम होगा, उस डीएम को क्या करना होगा, अपने एग्जीक्यूटिव पावर में इलेक्शन कमीशन के अंदर में रखनी होगी उसे अपनी पावर्स, है ना। तो उस समय जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इलेक्शन कमीशन को लेकर रहेगी चुनाव के संबंध में। बाकी संबंध में वो अपने क्या नाम है, जो मंत्री हैं उनको ये रिपोर्ट करता रहेगा। लेकिन इलेक्शन रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो फिर चुनाव आयोग कंसीडर करेगा उसमें, है ना। तो उस समय कहा जाता है कि सभी सरकारी कर्मचारी या जो भी कर्मचारी चुनाव आयोग के सरकार के पास है, वो सब चुनाव आयोग प्रयोग कर सकता है। तो पावर उसके पास इस सेंस में एग्जीक्यूटिव पावर ट्रांसफर हो जाती है एक तरीके से, तब तक की जब तक कि चुनाव का रिजल्ट नहीं आ जाता। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में चुनाव आयोग कोई निर्देश दे सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, ठीक है, और पावर एक्सरसाइज करता है। तो ये है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस, ये तो प्री का मैटर हो गया, अब ये क्वेश्चन मेंस के देखने हैं आपको। उससे पहले एक पॉइंट और देखें कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 क्या है। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि ये एक्ट कब आया। तो आपको ध्यान रखना है कि पार्लियामेंट ने ये एक्ट 1951 में बनाया है ना। और पार्लियामेंट ने क्यों बनाया है उसके लिए आपको फिर से पहले पीपीटी देखनी पड़ेगी, और वो ये है कि इलेक्शन रिलेटेड जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, क्वालिफिकेशंस हैं, उनको पार्लियामेंट बना सकती है ना। कि जो 27 देख रहे हैं आप, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजंस विद रेस्पेक्ट ऑफ टू इलेक्शन टू लेजिस्लेचर।
क्लियर है? ऐसे ही यहाँ जो एडल्ट फ्रेंचाइज का नियम है, ये सब चीजें रेगुलेट हो जाती हैं पार्लियामेंट के थ्रू, या पार्लियामेंट रेगुलेट करती है। और पार्लियामेंट ने इन सबको रेगुलेशन में लाने के लिए क्या किया है, ये बिल बनाया हुआ है। कौन सा बिल? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट 1951। हरी बात समझ में? तो इसी बिल में सुप्रीम चुनाव आयोग के पास बहुत सारे अधिकार हैं जिनका वो यूज करता है प्रैक्टिकली। क्लियर है बात? तो अभी आपने देखा था हाल ही में क्वेश्चन है इससे कि आरपी एक्ट से कौन सा सेक्शन पॉपुलर था, और वो सेक्शन था 8। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सेक्शन हैं, तो नोट्स में वो रहेगा, रटने वाला टॉपिक है, इसमें समझना कुछ खास है नहीं। तो अभी केवल इतना समझ लें कि सेक्शन 8 जो कैंडिडेट हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन और रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। ठीक है, कि अगर कौन कौन से व्यक्ति हैं जो चुनाव के बाद डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। ठीक है, तो वो लिस्ट आपके सामने है। जैसे अगर कोई व्यक्ति कन्विक्टेड यानी दोषी सिद्ध हो जाता है किसमें, आईपीसी के प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स में 1955 में, है ना, तो वो चुनाव जो जीता गया व्यक्ति है वो अयोग्य घोषित हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट, है ना, अनलॉफुल का मतलब अस्वीकृत या असंवैधानिक गतिविधियों का अधिनियम है 67। इसमें अगर किसी ने कोई गिल्टी पाया जाता है तो वो सस्पेंड होगा या वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में अगर कोई फंसता है, जैसे लालू प्रसाद यादव जैसे लोग जेल गए, तो जेल जाते ही उनकी मेंबरशिप चली गई, 1988 का इशू है। यदि कोई व्यक्ति गतिविधियों में, आतंकवादी गतिविधियों में पाया जाता है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट कोटा जो कि खत्म हो चुका है, ये अगर इसमें कोई व्यक्ति मिलता है तो क्या हो जाएगा, उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो सेक्शन 8 बेसिकली चुने गए मेंबर्स के डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। तो कई लोगों की मेंबरशिप आपने जाते हुए देखी होगी, तो वो इसी एक्ट के तहत ध्यान देना है। उसमें एक चीज और देखने वाली, पॉइंट नंबर 2 है, आप ध्यान दें कि डिस्क्वालीफाई फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन एंड shall continue to the disqualify for the period of 6 years। यदि कोई व्यक्ति इसमें गिल्टी पाया गया तो जिस डेट से गिल्टी पाया गया है उस डेट से अगले 6 साल के लिए वो चुनाव नहीं लड़ेगा। ठीक है, तो केवल उस समय मेंबरशिप नहीं जाएगी, बल्कि अगले 6 साल के लिए मेंबर अब वो डिस्क्वालीफाई है ना। तो ये क्वेश्चन प्री के हिसाब से ठीक है, आपको याद रखना। ठीक, चलिए अब इलेक्शन कमीशन के कुछ और भी काम हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे कि वो क्या कर सकता है, नेशनल और स्टेट पार्टी का स्टेटस दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये रिक्वायर्ड कंडीशंस क्या क्या हैं इसके लिए, है ना, रिक्वायर्ड कंडीशंस क्या क्या हैं। तो आपको दिखाई दे रही होगी पीपीटी में, ये वो कंडीशन है जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज को नेशनल या स्टेट का स्टेटस, पार्टी का स्टेटस मिलता है। लेकिन उससे पहले आपको देखना है कि अगर किसी पार्टी को स्टेटस मिल जाता है तो उसको क्या चीज मिल जाती है। तो पहला पॉइंट है, अगर उस पार्टी को स्टेटस मिल जाता है तो वो क्या मिल जाएगी, उसे ग्रांट मिलने लगती है। ठीक है,
लेकिन ये ग्रांट किस पर डिपेंड है? उसके पोल परफॉर्मेंस पर, कितना उसे वोट मिला है चुनावों में, इस पर डिपेंड करेगा, है ना। कुछ और प्रिविलेज मिलेंगे, कुछ और विशेषाधिकार मिलेंगे, जैसे आप देखें यहाँ पर पार्टी का सिंबल मिल जाएगा, मैंने आपको बताया अभी। पॉलिटिकल ब्रॉडकास्ट, इसका मतलब होता है चुनाव के दौरान जो नेशनल टीवी है उस पर आपको, रेडियो है या पेपर है, उस पर आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा, और ये ऑलमोस्ट फ्री होगा। ठीक है, जो आगे आपको लिखा है कि स्टेट की जो टेलीविजन और रेडियो है वहां पर आपको क्या करना है, ब्रॉडकास्ट टाइम मिलेगा आपको। ठीक है, यूनी पार्टियों को है जिनके पास स्टेटस है। फिर उनके पास नॉमिनेशन की जो कंडीशन होगी स्टार कैंपेनिंग की होती है ना। तो हर पार्टी अपने कैंपेनियर्स को बुलाती है, सनी देओल आते हैं, अब तो खुद ही वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो ऐसे लोगों को इस बात की परमिशन भी मिल जाती है। ठीक है, उनके ट्रैवल एक्सपेंसेस की बात हो सकती है इसमें, यानी देना है कि नहीं देना है वो भी डिसाइड होता है। ठीक है, जो नेशनल पार्टी होगी, इस पॉइंट में ये देखना है यहाँ पर, उसका जो सिंबल होगा वो थ्रू आउट द कंट्री होगा, यानी उससे सिंबल को पूरे देश में कोई और यूज नहीं करेगा। ठीक है, अगर स्टेट पार्टी का दर्जा है तो वो जो सिंबल है वो स्टेट के अंदर रहेगा। ठीक है, तो ये हैं सब अधिकार जो नेशनल और स्टेट पार्टी के स्टेटस में मिलने के बाद आपको या पार्टी को मिलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के पास 5 मिनट हैं, या जितना टाइम चाहिए आप ले लीजिए। इनको अगर लिखना है तो आप लिख लीजिए, और जब आप लिख लेंगे तो मुझे बताइएगा इसको। ठीक है, या लिख लिया है तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं इसे। This conference will now be recorded. ठीक है, तो चुनाव आयोग से चुनाव से संबंधित मेन तैयारी करने के बाद, आर्टिकल तैयारी करने के बाद, अब आपके पास कुछ फैक्ट्स हैं जिनका मुख्य संबंध तो चुनाव सुधारों से है। ठीक है, तो चुनाव सुधार का मुद्दा प्री और मेंस दोनों के लिए है। प्री में ये पॉइंट वाइज रहेगा, मेंस में हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे कंसेप्ट के साथ। कंसेप्ट का मतलब है कि जो पॉइंट्स हैं उनके पीछे की सोच क्या है, उनके क्या लाभ और हानि है, क्या चुनौतियां हैं, वो भी देखेंगे। अभी केवल पॉइंट्स को तैयार करना है। तो चुनाव सुधार का मतलब चुनाव प्रक्रिया को अधिक से अधिक पारदर्शी बनाना, अधिक से अधिक लोगों को उसमें शामिल करना। ठीक है, तो फ्री और इंडिपेंडेंट इलेक्शन, ये है चुनाव सुधार का उद्देश्य। तो इसके लिए चुनाव आयोग जो भी सुझाव देता है या प्रक्रिया प्रोसीडिंग चेंज करता है, मॉडिफाई करता है, नई लेकर आता है, उन सबको हम इलेक्शन रिफॉर्म्स कह सकते हैं। इन इलेक्शन रिफॉर्म्स की लिए कुछ कमेटीज समय समय पर बनी हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका उन्हीं कमेटीज से है। ठीक है, तो आप कमेटी का नाम लिखेंगे एक एक करके। पहली कमेटी है VN तारकुंडे समिति, तारकुंडे TARKUNDE, तारकुंडे समिति, जो 1980 में बनी थी। ठीक है, इस कमेटी की जो सिफारिशें हैं वो आपको रटनी है। जैसे वोट देने की उम्र 18 साल है, आर्टिकल 326 जो आपने पढ़ा अभी, एडल्ट फ्रेंचाइज का, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, उसमें एज 21 थी, अब 18 हो गई। तो ये सिफारिश कौन कर रहा है आपको?
तारकुंडे समिति कर रही थी। उसने ही स्टेट इलेक्शन कमीशन को बनाने का सुझाव दिया था। उसने ही चुनाव आयोग को मल्टी मेंबर बनाने का सुझाव दिया था। उसने ही कैंडिडेट हैं इलेक्शन में, जो प्रत्याशी हैं, उनके खर्च का, चुनाव के खर्च का ब्यौरा, ठीक है। और उसने ही टीवी और रेडियो पर पार्टीज के प्रचार प्रसार का जो समय दिया जाता है, टाइम एलोकेशन जो होते हैं, उसकी रिकमेंडेशन की थी। तो इंटरेस्टिंग सिफारिशें थी और आप देख रहे हैं कि लगभग सभी मान ली गई हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, पॉलिटिकल पार्टी अगर अपना स्टेटस खो देती है, स्टेट का पॉलिटिकल पार्टी का, तो क्या वो सिंबल भी चला जाता है? नहीं, स्टेटस खोने के बाद भी पार्टी अगले 6 साल तक उस सिंबल को यूज कर सकती है, लेकिन उसे कोई और फैसिलिटी नहीं मिलेगी। जैसे कि चुनाव में जो मैंने अभी बताया आपको, वो फैसिलिटीज उनके पास नहीं रहती। ठीक है, अगली कमेटी आप लिखेंगे दिनेश गोस्वामी कमेटी। ये 1990 में बनी। ठीक है, और इसने कहा था कि लोकसभा चुनावों को कराने में जो खर्च है पार्टीज का, वो सरकार को या चुनाव आयोग के माध्यम से खर्च होना चाहिए। तो आज भी ये बहुत बड़ी चुनाव सुधार की सिफारिश है जो व्यवहार में नहीं आ पाई है, और चुनावों में करप्शन को रोकने के लिए बहुत बड़ी सिफारिश मानी जाती है कि सरकार क्या करे, या भारत की संचित निधि से पैसा पार्टीज को या कैंडिडेट्स को दे दिया जाए। इससे काफी हद तक रोक लगेगी, ऐसा मानना है था इस कमेटी का। ठीक है, अगली पार्टी थी आपकी संथानम कमेटी। संथानम कमेटी और इंद्रजीत गुप्ता समिति। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में बनी थी। तो क्वेश्चन बनता है कि किन समितियों का संबंध चुनाव सुधार से है? तो इन समितियों का संबंध चुनाव सुधार से है। ठीक, अब बात करते हैं चुनाव आयोग के द्वारा जो चुनाव के तरीके बदले गए हैं, वोट देने के तरीके बदले गए हैं, उन सब के बारे में। ठीक है, उससे पहले देखें कि नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है। तो नेशनल वोटर डे मनाने का जो डे है वो 25 जनवरी है, क्योंकि उसी दिन चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, यह है नेशनल वोटर डे के बारे में फैक्ट। ठीक, अगला पॉइंट है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जब आप चुनाव में वोट करने जाते हैं तो इसकी सिफारिश सबसे पहले किसने की थी और ये कहाँ प्रयोग हुई थी? इसकी सिफारिश का काम दिनेश गोस्वामी समिति ने किया था। ही फोटो वाली आईडी की सिफारिश की थी। तो दो मेजर रिकमेंडेशन दिनेश गोस्वामी कमेटी की है, ईवीएम की और फोटो वाला आईडी कार्ड, और चुनाव का खर्च सरकार वहन कर, इस बात की। तो 3 बड़ी सिफारिशें उनके पास, उनके माध्यम से आई। संथानम कमेटी की सिफारिश अगर आप चाहें तो लिख लेंगे कि इन्होंने कहा था कि उम्मीदवारों के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो अभी तक लोकसभा और विधानसभा में लागू नहीं हुई चुनावों में। ठीक है,
मैंने जैसा प्रश्न पूछा कि चुनाव ईवीएम का उपयोग कहाँ हुआ था, तो ईवीएम के रिकॉर्ड से संबंधित कुछ प्रश्न हैं कि पहला, ईवीएम बनाता कौन है। ईवीएम का जो निर्माण है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ईसीआई कराती है, और इसकी प्रेजेंटेशन सबसे पहले 1979 में की गई थी प्रेजेंटेशन, लेकिन यूज हुआ 82 में केरल विधानसभा में, और ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में था, यानी पूरी विधानसभा में नहीं, केवल कुछ विधानसभाओं में प्रयोग किया गया। पहली बार किसी भी विधानसभा का पूरा चुनाव ईवीएम की हेल्प से 1999 में गोवा विधानसभा का चुनाव कराया गया, जहां पूरी विधानसभा पूरे वोट ईवीएम से पड़े। और अगर लोकसभा की बात करें तो 14वीं लोकसभा में लगभग सभी जगह ईवीएम से वोट डाले गए पहली बार। कुछ जगह मैनुअल था, लेकिन मैक्सिमम जगह, तो हम कह सकते हैं कि लगभग पूरा मतदान 14वीं लोकसभा में ईवीएम से हुआ। ठीक है। ईवीएम के संबंध में आप जानते हो कि वीवीपैट क्या है ना। तो वोटर वेरीफाइड ट्रेल जो है वो सीआरबीपी की चर्चा रही है बीच में, जिस विवाद भी हुआ है। ठीक है, ये तो इसका काम हुआ। अगला जो पॉइंट है इसमें वो है परिसीमन का काम, लिमिटेशन कहते हैं उसे। ये चुनाव आयोग के काम है और आप इसे काम में लिखेंगे वहां। परिसीमन का मतलब होता है जो चुनाव क्षेत्र हैं विधानसभा और लोकसभा में, कौन सी विधानसभा में कौन से लोग आएंगे, कहाँ किस एरिया के लोग आएंगे, कितने लोग आएंगे, और वहां का रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा। ये है परिसीमन का अर्थ। ठीक है, तो आप अपने अपने एरिया में जहां भी आपका वोट है, तो आप जिस कॉलोनी या मोहल्ले में रहते हैं वो वोट किस विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में आता है, प्रत्याशी रिजर्व होगा कि अनरिजर्व कैटेगरी का होगा, ये सब काम ही परिसीमन कहलाता है। ठीक है, परिसीमन का उद्देश्य होता है कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो मोनोटोनस ना रहे, यानी सभी को अधिकार मिलना चाहिए। जैसे कोई सीट एससी की रिजर्व है, एसटी की रिजर्व है, तो कुछ समय बाद वो जनरल की हो जाए। जो जनरल वाली है वो एसटी एससी के रिजर्व हो जाए, महिला के लिए रिजर्व हो जाए, इस तरह से। तो विमेंस का तो अभी रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन हम एससी एसटी की बात कर सकते हैं इस बारे में। ठीक है, तो सामान्यतः परिसीमन आयोग बनाए जाते हैं हमेशा जब सेंसस होती है। ये क्वेश्चन बन चुका है। सेंसस यानी जनगणना होने के बाद ही परिसीमन आयोग बनते हैं। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष सामान्यतः मुख्य चुनाव आयुक्त तो होता है, सीईसी होते हैं, लेकिन चूंकि बर्डन आजकल ज्यादा है सीईसी पर, तो फिर किसी अन्य व्यक्ति को बना दिया जाता है। तो भारत में सेंसस का काम अभी रुका हुआ है, जब हो जाएगा तो परिसीमन आयोग भी बनेंगे। ठीक, तो देखते हैं उस समय अध्यक्ष कौन रहता है, डिपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ तक। पिछली बार का जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मिस्टर कुलदीप सिंह थे जो परिसीमन आयोग के अध्यक्ष बने थे। एक बार उसको चेक करने की जरूरत है, आप चेक करें इसे। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, कि जो चुनाव है किसी भी विधानसभा लोकसभा का, वो किस चीज से स्टार्ट माना जाता है। ऐसा क्या होता है कि हम कहते हैं चुनाव स्टार्ट हो गया। याद रखना अच्छे से, विधानसभा के चुनाव की स्टार्टिंग गवर्नर के द्वारा लाए गए नोटिस अधिसूचना से होती है, और लोकसभा के चुनाव की शुरुआत स्टार्टिंग राष्ट्रपति के द्वारा जारी की अधिसूचना से होता है।
क्लियर है बात? यानी अधिसूचना का मतलब नोटिफिकेशन, जो गवर्नर लाएगा विधानसभा चुनावों में और राष्ट्रपति लाएगा लोकसभा चुनावों के लिए। ठीक है, वहां से ये स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स आपने और पढ़े होंगे, वो भी अब देखिए कि आपने पढ़ा होगा कि इस प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त हो गई, जमानत जब्त हो गई। तो बेसिकली जमानत नहीं, जमानत राशि होती है जो चुनाव से पहले डिपॉजिट करनी पड़ती है, और वो इसलिए करनी पड़ती है कि सीरियस प्रकृति के लोग ही चुनाव लड़ें, है ना। तो अगर वो ना हो तो हर कोई खड़ा हो जाए और चुनाव प्रक्रिया अनावश्यक रूप से बाधित होती है। तो उसे रखा जाता है कि जो व्यक्ति वाकई इंटरेस्टेड है वही लड़े, और अगर उसे टोटल वोटिंग का 1/6 नहीं मिला, टोटल वोटिंग का 1/6 नहीं मिला, तो जमानत राशि जब्त हो जाती है। ठीक है, अगला अच्छा पॉइंट हो सकता है कि जो नामांकन प्रक्रिया होती है, नामांकन प्रक्रिया जो होती है चुनावों में, उसका ड्यूरेशन कितना है। ठीक है, तो नामांकन प्रक्रिया का जो समय डिसाइड होता है वो 10 दिन है। जिसमें आप समय वापस ले सकते हैं, अपना नाम नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, चुनाव प्रक्रिया कब रोक दी जाती है। चुनाव का मतलब यहाँ प्रचार प्रक्रिया। तो वोटिंग से 48 घंटे पहले प्रत्याशी चुनाव प्रचार प्रक्रिया को रोकना जरूरी है उनके लिए। ठीक है, अगला प्रश्न, इंडिया की पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त कार्यवाहक थी, लेकिन एक्टिंग माना जाता है उन्हें, श्रीमती वीएस रमा देवी। वीएस रमा देवी। अगला प्रश्न, रीजनल इलेक्शन कमीशन क्या है और कौन नियुक्ति करता है। वे कमिश्नर, रीजनल कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जो सीईसी की सहायता के लिए किसी क्षेत्र विशेष के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे यूपी बड़ा स्टेट है तो वहाँ सीईसी के हेल्प के लिए एक सेपरेट ऑफिसर, नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, उसे ही रीजनल इलेक्शन ऑफिसर कहते हैं। प्रादेशिक चुनाव आयुक्त, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परिसीमन जो आयोग है इसके लिए एक्ट बनाया गया है, वो एक्ट कब का है। संसद द्वारा बनाया गया 1952 में। ठीक है, जो जमानत राशि है, सिक्योरिटी मनी है, वो कितनी है। लोकसभा चुनाव में 25,000 रुपए है सामान्य कैंडिडेट के लिए, SC ST के लिए 12,000 रुपए रखा गया है। विधानसभा में यह अमाउंट जनरल कैटेगरी के लिए 11,000 है और SC ST के लिए 5,000 है। ठीक है, एग्जिट पोल क्या होता है और कौन रेगुलेट कर सकता है। तो चुनाव होने के बाद जब प्रत्याशी वोट देकर बाहर आता है तो उसकी राय के आधार पर कौन जीत रहा है, किस व्यक्ति, किस पार्टी की सरकार बनने की संभावना है, उस जीत के आधार पर इस तरह के ओपिनियन पोल को ही हम एग्जिट पोल कहते हैं। तो दो तरह के पोल हैं, एग्जिट पोल और प्री पोल।
ठीक है, तो पहले तो इनमें कोई कंडीशंस नहीं थी, लेकिन अब सिलेक्शन कमीशन ने इनका टाइम बाउंड कर दिया है कि जब तक सभी जगह चुनाव नहीं हो जाएंगे एक साथ, चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, तब तक एग्जिट पोल नहीं आ सकता। एग्जिट पोल तभी आता है जब विधानसभा का पूरा चुनाव हो जाए या लोकसभा के सभी चुनाव हो जाए, उससे पहले कोई भी चैनल एग्जिट पोल नहीं ला सकता। ठीक है, तो एग्जिट पोल और प्री पोल माने जाते हैं कि वो चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, इसलिए उन पर रोक लगाने की बात कही गई है या उनको रेगुलेट करने की बात कही गई है।